मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। 32 अहम मुद्दों पर चर्चा। 1,10,000 करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी। 9 मार्च से शुरू होने वाला है बजट सत्र। देहरादून में अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला। डॉक्टर हरक सिंह रावत ने योजना खत्म कर पुरानी भर्ती बहाल करने की उठाई मांग। देहरादून में हरीश रावत ने मौन व्रत रखकर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। मालिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने की उठाई मांग। सरकार पर बस्तियां हटाने की कोशिश का लगाया आरोप। विकासनगर में शिक्षा निदेशक से मारपीट के मामले पर कांग्रेस सड़कों पर उतरी। भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नारेबाजी। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में साईं भक्ति की धूम। साईं घाट से त्रिवेणी घाट तक निकाली पालकी यात्रा। फूलों की वर्षा और जयकारों से गूंजा शहर। शाम को होगी भजन संध्या। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया और मैं आपके साथ श्रेयोशी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ, जहां देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। बता दें, इस बैठक में कुल 32 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। सरकार ने प्रदेश के विकास और आने वाले बजट को लेकर खास फोकस रखा है। बता दें, 9 मार्च से शुरू होने वाला विधानसभा के बजट सत्र को देखते हुए कैबिनेट ने बजट प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस बार बजट का आकार करीब 1,10,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि यह बजट पिछले साल से करीब 10% ज्यादा होगा। वहीं कैबिनेट ने बजट पर अंतिम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकार दे दिया है, यानी जरूरत पड़े तो वे इनमें बदलाव कर सकेंगे। इधर मुख्यमंत्री इस समय वित्त मंत्री का भी काम देख रहे हैं। बता दें, बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और विकास कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया। अब सबकी नजरें 9 मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र पर टिकी है। आपको बता दें, 9 मार्च से बजट सत्र शुरू होने वाला है। उसके लिए आज सचिवालय में राज्य कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। बता दें, इस दौरान 32 अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस बार प्रदेश के विकास और आने वाले बजट को लेकर खास फोकस रखा गया है। बता दें कि इस बार का बजट का आकार करीब 1,10,000 करोड़ रुपए रहने की संभावना है, जो कि पिछले साल से करीब 10% ज्यादा होगा। इधर कैबिनेट ने बजट पर अंतिम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी को भी अधिकार दिया है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री इस समय वित्त मंत्री का भी काम देख रहे हैं, जिसके चलते इन तमाम अहम मुद्दों पर भी आज चर्चा की गई। जनहित के तमाम मुद्दे थे, 32 मुद्दों पर चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ बजट को लेकर भी बातें हुई। बजट माननीय कैबिनेट माननीय कैबिनेट ने बजट को अप्रूव किया और माननीय मुख्यमंत्री को कोई संशोधन होगा तो मुख्यमंत्री को किया गया। अच्छा, वैसे दूसरी चीज, हरीश रावत जी इंडिया चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर सियासत फिर गर्मा गई है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत ने योजना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना देश की सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने मांग की कि इस योजना को बंद कर पुरानी सैन्य भर्ती व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।
वहीं डॉक्टर रावत ने कहा कि पहले सेना में लंबी सेवा होती थी और पद के आधार पर रिटायरमेंट तय होता था। उनका दावा है कि नई योजना से सेना में अनुभव की कमी हो सकती है। उन्होंने उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों का जिक्र करते हुए कहा कि पहले वहां युवाओं को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वहीं कांग्रेस ने साफ कहा कि जब तक पुरानी भर्ती व्यवस्था बहाल नहीं होती है, पार्टी इस मुद्दे पर आवाज उठाती रहेगी। अब ये देखना होगा कि अग्निवीर योजना को लेकर यह सियासी बहस आगे क्या मोड़ लेती है। हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक अग्निवीर योजना समाप्त नहीं हो जाती है। और पूर्व की भांति कि सैनिक रहता था तो 15 साल, अगर उसका प्रमोशन हो गया तो 18 साल, सूबेदार हो गया, नायक सूबेदार हो गया, सूबेदार हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, पहले तो सेकंड लेफ्टिनेंट भी था तो सेकंड लेफ्टिनेंट पद खत्म हो गया, तो उस हिसाब से वो प्रमोशन होता था, उस हिसाब से उसका रिटायरमेंट होता था। अगर वो सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होता था तो वो लगभग 58, जैसे मेजर जनरल भुवनचंद खंडूड़ी जी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल टी.पी.एस. रावत जी हैं, तो ये लोग लगभग 60 ईयर में, 58 या 60 ईयर में रिटायर हुए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश की मालिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिलाने की मांग को लेकर आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें, देहरादून के गांधी पार्क में हरीश रावत ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ 1 घंटे का मौन व्रत रखा और धरना दिया। बता दें, हरीश रावत का कहना है कि कांग्रेस सरकार के समय मालिन बस्तियों के लोगों को मालिकाना हक देने के लिए कई फैसले लिए गए थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने उन फैसलों को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून में हजारों परिवार ऐसे बस्तियों में रहते हैं जिन्हें अब भी अपने घरों का कानूनी हक नहीं मिला है। इधर हरीश रावत ने आरोप लगाया कि सरकार इन बस्तियों को हटाने की कोशिश कर रही है, जो कि गलत है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बस्तियों में रहने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए और साथ ही उन्हें जल्द से जल्द मालिकाना हक दिया जाए। इंडिया गठबंधन के साथियों और कुछ जो हमारे संघर्ष के संगठन हैं, उन्होंने इस राज्य के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं उठ करके खड़ी हुई हैं जिन समस्याओं के कारण लाखों लोगों के सामने अपने छत बचाने का, अपने परिवार को बचाने का, अपनी जिंदगी भर की कमाई और श्रम को बचाने का प्रश्न पैदा हो गया है। और उसका समाधान केवल राज्य के हाथ में है, सरकार के हाथ में है। समय समय पर कुछ सरकारों ने, जिनमें हमारी सरकार भी है, कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन अब वो निर्णय आगे नहीं बढ़ रहे हैं लोगों के सामने। जैसे कुछ जगहों खत्ते, गोठ, टोंगिया गांव आदि हैं जो वर्षों से, मेरा अपना अनुमान है कि जब जंगल की व्यवस्था अस्तित्व में आई होगी। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। अगली खबर विकासनगर से है, जहां शिक्षा निदेशक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल विकासनगर में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। इधर कांग्रेस नेताओं ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जहां जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने कहा कि जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि द्वारा शिक्षा निदेशक के साथ मारपीट की गई वह बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी ऐसा करता तो अब तक गिरफ्तारी हो चुकी होती, लेकिन विधायक होने के कारण कार्रवाई नहीं हो रही है। इधर कांग्रेस नेताओं ने साफ कहा कि जब तक आरोपी विधायक की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक पार्टी चुप नहीं बैठेगी। इधर प्रदर्शन के दौरान एसडीएम कार्यालय के बाहर काफी देर तक नारेबाजी होती रही। कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि कानून सबके लिए बराबर हो और मामले में तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में चारों तरफ
चाहे शिक्षकों की बात कहें, चाहे अधिकारियों की बात कहें, कर्मचारियों की बात कहें, इन्हीं के जनप्रतिनिधि जाकर वहां पर अपनी बात को रखने की जगह हाथापाई और उस तरीके से बात कर रहे हैं। उसके विरोध में जो निदेशालय में शिक्षक कर्मचारियों के साथ जो हाथापाई हुई, उसमें जो विधायक सत्ता पक्ष के थे उमेश शर्मा जी, आज उनकी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। और बात यह है कि एक जनप्रतिनिधि जिसे जनता ने चुन के ताकत दी है और जो सत्ता पक्ष का है, अगर कोई कर्मचारी बात नहीं मान रहा तो उसके लिए मंत्री है उस विभाग का, फिर मुख्यमंत्री है। आप किस तरीके से अराजकता फैलाकर एक पूरे उत्तराखंड को शर्मसार करने का काम और जनप्रतिनिधियों को आपने किया है। आज जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर यहाँ पर सब कांग्रेस जन एकत्रित होकर उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द उमेश शर्मा जो विधायक है उनकी भी गिरफ्तारी इस मामले में होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में आज श्री साई गंगा सेवा समिति की ओर से भव्य साई पाल की शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें ये शोभा यात्रा कोयल घाटी स्थित साई घाट से शुरू हुई और शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए त्रिवेणी घाट पहुंचकर संपन्न हुई। बता दें शोभा यात्रा के दौरान पूरा शहर साई भक्ति में डूबा नजर आया। जगह जगह साई भक्तों ने पालकी पर फूल बरसाकर स्वागत किया, वहीं भक्तों को प्रसाद भी बांटे गए। इधर चारों ओर साईं बाबा के जयकारे गूंजते रहे और माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। बता दें कि पालकी को अपने कंधों पर उठाने के लिए भक्तों में खास उत्साह देखा गया। इधर पालकी के साथ चल रहे साईं बाबा के स्वरूप के दर्शन कर लोगों ने आशीर्वाद लिया और शहर के उज्जवल भविष्य की कामना की। इधर समिति के सदस्यों ने बताया कि यह 8वीं बार साई पालकी शोभा यात्रा निकाली गई है। वहीं त्रिवेणी घाट पर आज शाम साई भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें ऋषिकेश और दिल्ली से आए भजन गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। बता दें समिति ने भक्ति से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून से संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर है, जहां कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से मजबूत करने और संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देश भर में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कर रही है। बता दें इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी इन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। भाजपा संगठन के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश स्तर की कार्यशाला पहले ही हो चुकी है। वहीं हाल ही में वाराणसी में भी कार्यशालाओं का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसके बाद आगामी 26 फरवरी को गढ़वाल मंडल की संगठनात्मक कार्यशाला ऋषिकेश में आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी के मूल स्वरूप से जोड़ना है। साथ ही भारतीय जनसंघ के समय से चले आ रही पंच निष्ठाओं को ध्यान में रखकर संगठन में कार्य करने का संदेश दिया जाएगा। इधर प्रदेश महामंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण के माध्यम से कार्यकर्ता समाज में बेहतर काम कर सकेंगे, सनातन संस्कृति का सम्मान करें और संगठन की विचारधारा, आचार और कार्यशैली को अपने जीवन में अपनाएं। इसी उद्देश्य से ये प्रशिक्षण वर्ग लगाए जा रहे हैं। 26 तारीख को गढ़वाल मंडल की ऋषिकेश में जो हमारे वक्ता हैं उनकी कार्यशाला आयोजित की जानी है। हमारा इस कार्यशाला को, इस प्रशिक्षण वर्ग को लगाने का उद्देश्य ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के हैं अपने मूल स्वरूप जो हमारा एकात्म मानव दर्शन है, उस एकात्म मानव दर्शन से परिचित हो सके। हमारी जो पंच निष्ठाएं हैं, जो भारतीय जनसंघ के समय से ही उन पंच निष्ठाओं के आधार पर पार्टी खड़ी हुई है और पार्टी तब से लेकर के अब तक जो विराट रूप पार्टी का बन चुकी है, इन पंच निष्ठाओं के कारण बनी है।
उन पंच निष्ठाओं से परिचित हो। हमारे पंच प्रण जो प्रधानमंत्री जी ने इस देश को विकसित भारत बनाने के लिए लिए हैं, उस पंच प्रण से परिचित हो। और ऐसे ही जो पंच परिवर्तन है, उन पंच परिवर्तनों से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रशिक्षित होकर के समाज जीवन में अच्छे से काम कर पाए, इसलिए प्रशिक्षण लगाए जा रहे हैं। और हम समझते हैं कि इसके माध्यम से जो विभिन्न सत्र होंगे, इन सब के अतिरिक्त भी अन्य सत्र होंगे। हमारी केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजना है, आत्मनिर्भर भारत के उसमें विषय है, हमारा विचार परिवार कैसा है उस पर भी विषय है। तो इन सब विषयों को समाहित करते हुए अपनी सनातन और अपनी संस्कृति पर भी उसका ध्यान रहे, उसका विश्वास रहे, इन सब बातों की चर्चा प्रशिक्षण वर्ग में आने वाली है। रुक करते अगली खबर की ओर। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अपनी मांगों को लेकर आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बता दें, अल्मोड़ा के गांधी पार्क में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे लंबे समय से अपना मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। उनका यह भी कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली एकमुश्त धनराशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पूरे मेहनत और जिम्मेदारी के साथ काम करती हैं, लेकिन जो मानदेय उन्हें मिल रहा है उससे परिवार का खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इधर प्रदर्शन के दौरान तारा फुलेरिया, प्रदेश मंत्री भगवती बिष्ट और जिला अध्यक्ष शशि देवी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। इधर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार से जल्द फैसला लेने की भी मांग की है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शशि देवी, अभी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। आज हमारे एक दिवसीय यहाँ पर रैली निकाली गई है, जिसके तहत जैसे कि हमारा मानदेय बहुत कम है। आजकल के समय में इतने कम पैसों में घर चलाना काफी ज्यादा मुश्किल है। हमारी मांग है कि हमारा न्यूनतम मानदेय 24,000 हो और हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जैसे हमारी बहनें 10 साल जिनकी सर्विस हो गई है, उन बहनों को सीनियरिटी के आधार पर उनका मानदेय बढ़ाया जाए। और जब हमारी बहनें रिटायरमेंट होती हैं तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 10 लाख रिटायरमेंट में दिया जाए और सारी उनको जल्दी से सॉर्ट आउट किया जाए। जहाँ पर नेटवर्क नहीं होती हो, वहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उनका मानदेय रोका जाता है। हम FRS के तहत जब नहीं हो रहा तो उसका विरोध करते हैं। हमें हमारा मानदेय न काटा जाए और FRS को बंद किया जाए, पोषण टैगर में सुधार किया जाए। प्रदेश मंत्री के दायित्व के पर काम कर रही हूँ। हमारी जो मांग है आज की, हम जैसे हमारी मांगे हैं 24,000 हमारी मानदेय किया जाए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की, और जब रिटायरमेंट होते हैं तो हमारे 10 लाख हमें रिटायरमेंट के टाइम में दिया जाए, 5 लाख सहायता को दिया जाए और पेंशन भी मिलनी चाहिए हमें। इतने सालों से हम कार्य करते हैं, जब तक हम कार्य कर रहे हैं तब तक हम आंगनबाड़ी हैं। जब हम बुढ़ापे के तौर पर जाते हैं तो हम घर बैठ जाते हैं, उस समय खाली हाथ जाते हैं। ये भी हमारा होना चाहिए। और पोषण ट्रैकर के संबंधित में हमारे पोषण ट्रैकर का काम हमारा बहिष्कार होना चाहिए, इसमें हमें काफी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खटीमा के दमगड़ा गांव में जमीनी विवाद ने तीसरा और हैरान करने वाला मोड़ ले लिया है। बता दें, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर स्थित तलवार फार्म की करीब 125 एकड़ जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। बता दें, पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में अचानक खेतों में ट्रैक्टर उतार दिए गए और बिना किसी नोटिस के गन्ना, गेहूं, मटर और लाई की खड़ी फसल को नष्ट कर दिया गया। बता दें, पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ट्रैक्टरों पर नंबर प्लेट तक नहीं थी, जिससे साजिश की आशंका गहराती जा रही है। इधर प्रशासन का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर कश्मीर सिंह नाम के व्यक्ति को कब्जा दिया गया है। वहीं तलवार फैमिली का दावा है कि वे इस जमीन को पिछले 60 सालों से जोत रहे हैं और उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला है। इधर मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। किसानों ने जुलूस निकाला और विपक्ष ने CBI जांच की मांग की है।
रुक करते अगली खबर की और अगली खबर पौड़ी जिले से है, जहां होली पर्व को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल में आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। बता दें, त्योहार के दौरान किसी भी तरह की अवैध गतिविधि पर रोक लगाने के लिए जिले में कई टीमें बनाई गई हैं। जिला आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने बताया कि होली के मौके पर शराब की तस्करी बढ़ने की आशंका रहती है, इसी वजह से पहले से ही सख्त कदम उठाए गए हैं। इधर कोटद्वार, लक्ष्मण झूला, पौड़ी और श्रीनगर जैसे संवेदनशील इलाकों में टीमें तैनात कर दी गई हैं। इलाके साथ ही जिले के 4 सर्किल पर भी लगातार चेकिंग की जा रही है। वहीं आबकारी विभाग ने इस महीने नियमों का उल्लंघन करने वाली शराब की दुकानों पर कार्रवाई करते हुए करीब 40 चालान किए हैं। बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही नए वित्तीय वर्ष के लिए शराब की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि विभाग ने साफ कहा कि त्योहार शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से मनाया जाए, इसके लिए सख्ती जारी रहेगी। होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए अवैध मदिरा के अंतरण इनकार नहीं किया जा सकता। इस सर्किलों में 4 टीमें नियुक्त की गई। इसके अलावा कोरिया चौक पोस्ट पर भी एक टीम बनाई गई है जो बाहर से आने जाने वाले वाहनों की गहन चेकिंग कर रहे हैं। विभाग जहां जहां से बॉर्डर है हमारे, जैसे कोरिया चेक पोस्ट है हमारा, खासतौर पर लक्ष्मण झूला वाला सेंसिटिव इलाका है। इसके अलावा हमारे जो मेन बाजार है श्रीनगर और कोटद्वार के और पौड़ी में, तो यहाँ पे हमारे गहन विशेष लघु अभियान चलाया जा रहा है और चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले, बाहर से आने जाने वाले गाड़ियों पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की तस्करी न हो सके। अब खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जनपद के दूरस्थ और आपदाग्रस्त क्षेत्र पूर्वी बांगेर के बक्सीर गांव में आज सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें, कार्यक्रम विधायक भरत सिंह चौधरी की मौजूदगी में और जिला अधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जहां जनता दरबार में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। बता दें, इस दौरान कुल 92 शिकायतें दर्ज की गई हैं। इसमें अधिकतर शिकायतें आपदा से खराब हुई सड़कों, पैदल रास्तों, पेयजल लाइन, मुआवजे और मोबाइल नेटवर्क से जुड़ी रही हैं। बता दें, ग्रामीणों ने इन समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की है। इधर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि दर्ज की गई 92 शिकायतों में से 40 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया है। बाकी शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं विधायक भरत सिंह चौधरी ने क्षेत्र की प्रमुख मांग बदानी ताल से छेनागढ़ मोटर मार्ग के निर्माण को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केंद्र से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू होगा। हमारे इस पूरी बांगर में इन समस्याओं के लिए जिस प्रकार से आज हमारी पूरी बांगर में ये बहुत बड़ा शिविर लगा है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय जी भी आ रखे हैं, माननीय विधायक जी आ रखे हैं, हमारे सीडीओ साहब आ रखे हैं और तमाम जनपद के सभी अधिकारी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे इस जो शिविर लगा है उससे हमारे जो जन समस्याएं होगी उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। और मैं आपके सोशल मीडिया से दूर दूर तक ये बातें पहुंचाना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे पूरी बांगर में आज जो शिविर लगा है उस शिविर में ऑनलाइन कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, जबकि हमारे क्षेत्र के लोग पूरे जो कि अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, वृद्ध पेंशन लगवाने के लिए, विकलांग पेंशन लगवाने के लिए और जो संशोधित आधार कार्ड में होने के लिए यहाँ पे आए थे और केवाईसी करने के लिए आए थे, तो यहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है उस पर। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत इस जिले का आखिरी कैंप जो है वो बांगर क्षेत्र में, पूर्वी बांगर क्षेत्र में हुआ है। पूर्वी बांगर क्षेत्र हमारा सबसे संवेदनशील क्षेत्र रहा है, आपदाग्रस्त भी ये क्षेत्र रहा है। तो कई तरह की शिकायतें यहाँ पर आई, कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुई
जिनमें 40 का निस्तारण मौके पर ही कर लिया गया है। बाकी शिकायतों में जल्दी कार्रवाई होगी। इस बात के लिए पूरी मशीनरी जो जिला प्रशासन है और शासन है उसके स्तर पर जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। और छेनागाड़ बधानी ताल जो सड़क का मामला यहाँ पे है उसकी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल जिले की खराब सड़कों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। बता दें सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर पालिका और जिला प्रशासन को मिलकर बैठक करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि रोड सेफ्टी और कूड़े के सही निस्तारीकरण को लेकर फैसला लिया जाए और उसकी जानकारी अदालत को दी जाए। यह याचिका अनिल यादव ने दायर की है। माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए जो नैनीताल शहर के और नैनीताल जिले के कूड़े निस्तारण के संबंध में है और जो रोड सेफ्टी को लेकर के है, क्योंकि नैनीताल हल्द्वानी रोड और नैनीताल कालाडूंगी रोड में जो प्रेस बैरियर और पैराफिट्स की स्थिति को देखते हुए और जो रोड की स्थिति है, क्योंकि इससे बहुत से एक्सीडेंट हुए हैं, तो आज माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है उस पीआईएल के क्रम में कि एक तो नगर पालिका और प्रशासन मिल करके एक कोई डंपिंग ग्राउंड के बारे में अपना मीटिंग करे और दूसरा ये रोड सेफ्टी के लिए क्या क्या अभी तक इन्होंने कार्य करे हैं इसके विषय पर भी एक मीटिंग करें और उस मीटिंग में जो भी निर्णय होगा उससे न्यायालय को तत्काल अवगत कराया जाए। अब खबर आ रही है देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा 2026 के लिए हेली सेवा का टेंडर 5 मार्च को आज खुलने वाला है। बता दें कि यह कदम उत्तराखंड में आने वाली यात्रा की सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बार सुरक्षा और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं डीजीसीए के सुरक्षा नियमों और मानकों का पालन किया जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए एटीएस बनाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं बता दें कि ये नए एटीसी बनाने की प्रक्रिया जारी रखने के साथ साथ लाइव ट्रैकिंग डिवाइस और मौसम संबंधी उपकरणों की स्थापना की जा रही है। वहीं इस दौरान आशीष चौहान ने बताया कि पिछली यात्रा में सुरक्षा कारणों से शटल सेवाओं की संख्या में कटौती की गई थी। इस बार भी संचालन की रणनीति उसी के अनुसार तैयार की जा रही है। बता दें कि इस दौरान शटल संख्या में लगभग 30% कटौती के कारण किराया पिछले चरण के समान या थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। यात्रा को लेकर जो हमारे टेंडर है उसका कोरिजन जारी होने के बाद 5th को ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। और साथ ही जो डीजीसी द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे यात्रा के सेकंड फेज में उनको कंप्लाई किया गया था। पीटीजेड कैमरा लगे थे या कंट्रोल रूम दोनों सारी चीजें हम लोगों ने उस टाइम में एस्टेब्लिश की थी। तो सिमिलर लाइन पे इस बार भी यात्रा में हम लोग सहस्त्रधारा, सिरसी और इसके साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में भी एटीसी हमारे बनने हैं। तो उन सब के लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है। साथ ही लाइव ट्रैकिंग को लेकर भी उनके डायरेक्शन आए हुए कि रूट का जो पब्लिकेशन होना है उसके लिए भी हम लोगों की प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर देर रात एक कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग चंडी देवी उड़न खटोला के आगे गौरी शंकर क्षेत्र के पास लगी है। बता दें कंटेनर चालक और परिचालक के समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई है। वहीं बड़ी दुर्घटना टल गई। इधर सूचना मिलते ही पुलिस और हरिद्वार दमकल विभाग मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इधर प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इधर कंटेनर पूरी तरह जलकर क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कंटेनर चेन्नई से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का सामान लेकर हरिद्वार आ रही थी।
बता दें, पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। – 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी में है। बता दें, इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने टिकट बंटवारे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार में दर्जाधारी राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें फिलहाल विधायक का टिकट नहीं मिलेगा। यह बयान उन कार्यकर्ताओं के लिए सियासी रूप से झटका माना जा रहा है जो विधायक बनने की उम्मीद लगा बैठे थे। हालांकि चुनाव नजदीक आने पर यह देखना होगा कि भाजपा किस तरह का स्टैंड लेती है और टिकट बंटवारे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। देखिए, दायित्वधारी भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता है और चुनाव में क्यों जीत देखी जाती है और जीत को आधार बना के टिकट दिए जाते हैं। आज हमने सभी दायित्व का प्रश्न किया है कि सब लोग पार्टी को जिताने के लिए काम करें और अपने क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। यह दृष्टिकोण था और अंत जगत का आधार तो जीत ही होता है, जीत के आधार पर ही हम टिकट देते हैं। तो क्या नहीं। देहरादून पुलिस में एसएसपी ने कड़ी सख्ती की है। बता दें, उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बता दें, थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय की जाएगी और पीक आवर्स में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सत्यापन और चेकिंग अभियान को तेज करने के आदेश भी दिए गए हैं। अपराधियों पर कार्रवाई के लिए गैंगस्टर एक्ट लागू करने की तैयारी की जा रही है। इधर एसएसपी ने रमजान और होली जैसे त्योहारों को देखते हुए विशेष सतर्कता बनाए रखने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही ये कदम शहर में कानून व्यवस्था को मजबूत और जनता के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।